वेलकम बैक। बजट 2025 हुकूमत का दावा कि मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है और दूसरी तरफ जो इक़दामात किए जा रहे हैं उससे सरीहन ऐसा लगता है कि जो बजट में कोशिश की गई थी कि किसी तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन या माली शमूलियत की जो है उसको आगे बढ़ाया जाए, उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी इस वक्त नफ़ी होती नज़र आ रही है। और बिलखुसूस जब बात की जाती है कि जनाब ऑस्टेरिटी मेजर्स की कि किफ़ायत शुआरी के ज़रिए आगे बढ़ा जाएगा, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी जो अशराफिया है उसके अलल्ले तलल्ले उसी तरह से जारी हैं। बहरहाल इस बजट को वाकई मुआशी इस्तेहकाम कहा जाएगा या अवामी मुश्किलात का एक नया दौर, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। डॉक्टर सैयद अकबर ज़ैदी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बजट आ गया, आपने उसको देख भी लिया होगा, उसके ऊपर कमेंट्री भी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बताइए कि बुनियादी सवाल यही है कि क्या ये वाकई मुआशी इस्तेहकाम की तरफ एक कदम है या फिर अवामी मुश्किलात उनमें मज़ीद इजाफा होने जा रहा है? देखिए, इस्तेहकाम तो इन्होंने कर लिया कि पिछले एक साल से जो कर रहे हैं IMF के साथ कि स्टेबिलिटी जिसे कहा जाए, ठीक है, इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी, कुछ चीज़ें इन्होंने की हैं जो माननी पड़ेंगी कि देखें आपका इन्फ्लेशन कम हो गया, वाकई 7% 6% जितना हो गया, आपके फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बेहतर हुए, करंट अकाउंट डेफिसिट आपका ठीक हो रहा है, आपकी मईशत की जो पैदावार थी, तरक्की थी, वो 2.6 कह रहे हैं, मेरे ख्याल है उससे कम होगी। ओके, 2-3 साल के मुकाबले में अगर देखें तो बहुत बेहतरी आई, ठीक है, यहाँ तक तो आ गए। अच्छा, अब क्या होगा? अब आपका सवाल आता है अब व्हाट नेक्स्ट। अब मसला ये है कि इसी तरह तो गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगरचे इस्तेहकाम है, इस्तेहकाम अगर बहुत ज़्यादा होता है तो फिर चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। अब होना ये चाहिए था कि इस वक्त बड़ा सा एक कदम लिया जाता और आगे कहते अब हम माशी क्या कहना चाहिए, एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और उसे हम ये करते कि इन्होंने जो अभी मिसाल के तौर पे एक ग्रोथ टारगेट दिया है 4.6% का, ये सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। ये जो बजट है ये एंटी ग्रोथ है, यानी कि इसमें जो ग्रोथ है वो नहीं होगी, और साथ साथ क्या है, एंटी पुअर, यानी गरीब लोग अवाम के खिलाफ जाता है। आप मिसाल के तौर पे देख रहे हैं जो तनख्वाहें बढ़ाई गई 200% बढ़ाई गई एक हल्के की, MNAs, MPs, मिनिस्टर्स अप टू 600% तक गई। 600% को सोच सकता है, 6 गुना, 2.5 लाख से 21 लाख तक चले गए, और हम कुछ कहते हैं तो फिर इस्तेहकाक मजरू होता है। और ये भी होता है कि कहा जाता है कि नहीं ये बहुत काम करते हैं और कोई नहीं करता पाकिस्तान में, बाकी जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस बहुत काम करते हैं, दाद देनी चाहिए। लेकिन मसला ये आ जाता है कि आम लोगों के लिए क्या होगा, ठीक है, इस्तेहकाम है लेकिन आगे का क्या सोचा है। वो इस वक्त होता है कि अगर आप उनसे कहें उनको माशी छूट दी जा रही है, टैक्स में छूट दी जा रही है, या आप कहें कि उनके लिए मौके ऐसे पैदा किए जा रहे हैं कि लोग रोज़गार हासिल कर सकें, आगे बढ़ सकें, वो इस बजट में बिल्कुल नहीं नज़र आता। ठीक है, दो चीज़ें सर, आपने कहा कि इनिशियली हम देख रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हुई, फॉरेक्स रिजर्व, इन्फ्लेशन, पॉलिसी रेट सबसे बढ़ के 22% से आपका जो है वो 11% पे आ गया, सारी चीज़ें बेहतर हैं। लेकिन मसला ये कि जब हम 2.5% की GDP ग्रोथ की बात कर रहे हैं और ऑलमोस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाती है, तो वो सब कुछ सबड्यूड हो जाता है, वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। बुनियादी सवाल यहाँ पर यह है कि वी आर स्टिल इन IMF प्रोग्राम, 23rd प्रोग्राम है, और जब हम IMF प्रोग्राम के अंदर होते हैं तो IMF की जो रेसिपी है वो ये बोलता है कि आप ग्रोथ को ज़रा साइड में रखें, आप जो है पहले माली इस्तेहकाम की तरफ आएँ, स्टेबिलिटी की तरफ आइए। तो इस मौजूदा प्रोग्राम, ये जो कंटिन्यूशन है टिल IMF प्रोग्राम, आप समझते हैं कि यही हमारा एक पैटर्न होगा, इसी तरीके से हमें चलना पड़ेगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मसला ये आ जाता है कि ऑस्टेरिटी कब तक और किसके लिए? अगर 600% तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं उनके लिए तो कोई ऑस्टेरिटी नहीं है। बिल्कुल। अगर तनख्वाह 40%, 50% बढ़ाई जा रही है और एक बड़े हल्के के लिए ये किया है तो उसको तो ऑस्टेरिटी आप नहीं कहेंगे। तो आवाम के लिए ऑस्टेरिटी, ख़ास के लिए अयाशी या अशराफिया के लिए जो आप कहना चाहें, तो ये कोई ऑस्टेरिटी की बात नहीं होती। अच्छा, ये बुनियादी तौर पर सही है कि जब IMF के प्रोग्राम में होते हैं तो तरजीह इस बात की दी जाती है कि आप ज़्यादा हद से बाहर ना निकल जाए, ठीक है। आपने ये बात भी की, फाइनेंशियल डिसिप्लिन में आए, वो रहें, वो अच्छी चीज़ है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन अच्छी चीज़ है। लेकिन अब मसला इधर आ जाता है कि अगर आपकी आबादी की पैदावार तकरीबन 2.25-3.5% है और आपकी ग्रोथ रेट भी वही है, तो फिर सब के सब एक ही जगह खड़े हुए, तो आगे कैसे जाएंगे? इसके बारे में देखें, मेरा ये ख्याल है कि सियासी तौर पे भी, बैनुल अक़वामी तौर पे भी, अंदरूनी तौर पे भी, मुख्तलिफ तौर, ये बहुत अच्छा मौका था
कि चीज़ें बेहतर हुई हैं, मानना पड़ेगा। हाँ। लेकिन अगर आप इसको, इस मौके को आगे लेके नहीं जाएंगे, इस वक्त को बेहतरी की तरफ नहीं लेके कैसे जाएंगे, कैपिटलाइज करेंगे, क्या तरजीह मसला होनी यही चाहिए? हो। मिसाल के तौर पे आप एक देखें, सेविंग्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? सेविंग्स के थ्रू होगी, या बोरोइंग ना करें तो बेहतर है। अब सेविंग्स पे क्या करते हैं? 5% और टैक्स लगा जाते हैं। सेविंग्स पे आपको जो मुनाफा मिलता है उस पर 15% वैसी टैक्स लगता है, इन्होंने 15 से 20 कर दिया। तो फिर लोग कहते हैं सेव क्यों करें, खर्च कर लेते हैं। तो कंजम्पशन ओरिएंटेड ग्रोथ जो है वो हमें खसारे में लेके जाती है, तबाही के लिए लेके जाती है। इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड ग्रोथ कि आप सरमाया लेके आएँ, वो आगे वो बेहतरी की तरफ होती है। तो अगर ये इस तरह के सिग्नल्स देंगे कि आप बचत ना करें, बचत का क्या फ़ायदा है कि आप, हम तो उस पर टैक्स ले लेंगे। तो ये बुनियादी तौर पे पूरा जो बजट है इसका ये काउंटर नैरेटिव हो जाता है पूरी इस पॉलिसी का। टैक्स करो और मजीद टैक्स करो। एग्जैक्टली। फिर ठीक, फिर अच्छा हमें सहूलतें भी दें। टैक्स क्यों कर रहे हैं, किससे ले रहे हैं, इस पे सवाल उठना चाहिए। प्रॉब्लम अगेन जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है, जो मॉडल है पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ का, होना तो ये चाहिए एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होनी चाहिए। हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसमें भी ज़री साहब मसला ये कि जब हम 2.5% के, ठीक है बड़ी अच्छी, फिर हम प्रोजेक्ट करते हैं जनाब अगले साल हम 6-7% की ग्रोथ पे चले जाएंगे। और इन रिसेंट हिस्ट्री हुआ भी है कि हम 6-7% की ग्रोथ पे गए। लेकिन होता क्या है कि 6% की ग्रोथ के ऊपर आप अपनी इंपोर्ट्स को खोल देते हैं, आप एक एक्सपेंशन की तरफ चले जाते हैं। जब आपकी इंपोर्ट्स खुल जाती हैं तो फिर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस खड़ा हो जाता है। उसके बाद अगेन आपको इस क्राइसिस को संभालने के लिए IMF के पास जाना पड़ता है। फिर IMF वही आपसे कहता है ऑस्टेरिटी करे, फिर आप आ जाते हैं 2-2.5% की ग्रोथ पे। इट्स ए विशियस सर्कल जो पिछले एक लूप में लगा हुआ है और यही चल रहा है। ये कितना बड़ा अलमिया है। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि क्या हम एकदम से 2.5% से 7% तक जा सकते हैं? ऐसा नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। आपने ये भी बात की, क्योंकि हमारी, मैं बुनियादी तौर पे इस मॉडल के खिलाफ हूं, इंपोर्ट्स खुल जाती हैं। तो एक तो ये बात सही है कि आहिस्ता आहिस्ता जाएं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ें, वो बेहतर होगा। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछूंगा, आपके सवाल के जवाब में एक सवाल, हमारी एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी क्या है? हमारी कोई एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी नहीं है। हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिल्कुल बैठ गया है, बिल्कुल गिर गया है। सर हम तो रॉ कॉटन को भी एक्सपोर्ट करके अपनी एक्सपोर्ट गुड्स में शामिल करते हैं हम एक जमाने में। हमारे पास तो अब कॉटन भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमारी टेक्सटाइल सेक्टर, हमारी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगे, सवाल ये आ रहा है। वो कहते हैं कि बिजली बहुत महंगी है, वो कहते हैं पॉलिसी रेट 11% भी बहुत ज़्यादा है, नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, कैसे आगे बढ़ेंगे? फिर हमारी अगर इंपोर्ट्स होती हैं, आप उसके टैरिफ कम कर दें, बहुत अच्छी बात है। आप टैरिफ कम कर देंगे, आपके कस्टम रेवेन्यूज कम हो जाएंगे, आपका टैक्सेशन का मसला वहाँ शुरू हो जाएगा। तो देखिए, मुझे जो प्रॉब्लम हुई है इस बजट पे ख़ास तौर पे, कि क्योंकि कुछ अंदरूनी, और इस वक्त भी ट्रंप भी आपको कह रहा है आप बहुत अच्छे मुल्क हैं, वाह वाह सारा कुछ हुआ है, तो ये ऐसा मौका था, कुछ फैसले करने चाहिए थे कि वो सेक्टर जहाँ से चीज़ें बेहतर हो रही हैं उनको टैक्स ना करें। मिसाल के तौर पे हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो हमारे फ्रीलांसर्स आते हैं, हम गाड़ियाँ बना के बाहर नहीं भेज सकते, क्योंकि हमारा आपको पता है, आपने इस पर बहुत प्रोग्राम्स भी किए। कॉटन टेक्सटाइल्स के अलावा या टेक्सटाइल्स के अलावा हमारे कुछ है नहीं। अब हमारी 60% जो इकोनॉमी वो सर्विसेज सेक्टर पे, सर्विसेज सेक्टर में जो सबसे इस वक्त बेहतर जा रही है वो IT एक्सपोर्ट्स, इस तरह की चीज़ें। अगर उन पर भी पाबंदी लगाने लग जाएं कि हम फ्रीलांसर्स को ये कर देंगे, उन पर टैक्स लगा देंगे, मुख्तलिफ चीज़ें, तो वो सेक्टर्स भी आगे नहीं जाएंगे। जिसपे आपको फॉरेन एक्सचेंज भी आ रहा है, आपकी नॉलेज इकॉनमी बढ़ रही है, उसके खिलाफ आप जा रहे हैं। तो होना ये चाहिए था कि कौन से सेक्टर्स हैं एक्सपोर्ट्स के लिए जिनको बढ़ाना चाहिए। और इस वक्त अगर आप देखें, अगर हम IT की तरफ जाते हैं, उसमें कोई इम्पोर्ट कंपोनेंट ही नहीं है। आपको लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप सबके पास है, फ़ोन चाहिए, सबके पास है। तो ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपने बात की, दे कैन ग्रो विदाउट इम्पोर्ट्स ग्रोइंग, दे शुड हैव बीन सपोर्टेड मच मोर देन दे आर, एंड नॉट के उनको भी कर्टेल किया जाए। ये प्रॉब्लम है। ठीक है। पॉलिसी रेट 22% से हम आगे 11% पे, बहुत अच्छी बात है सारी चीज़ें, लेकिन इसका असर, क्योंकि जब बात की जाती है ना पाकिस्तान में, जब महंगाई 22-23% के ऊपर ये थ्योरी थी कि जनाब एग्रीगेट डिमांड कर्टेल करने के लिए आपने पॉलिसी रेट बढ़ाया, शरह सूद को महंगा कर दिया, इतना महंगा कर दो कि जनाब लोगों की सकत ना रहे, राइट। ये फिलॉसफी वेस्ट के लिए, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमीज के लिए तो बिल्कुल बेहतर हो सकती है। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो कि पैरेलल इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है हमारी,
और दूसरा ये कि हम शायद ये नहीं समझ पा रहे कि हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं है पाकिस्तान में। तो इस चीज़ को क्यों नहीं देखा जाता? मिसाल के टमाटर 300 रुपए किलो हो गया भाई, क्या पूरे पाकिस्तान में सुबह दोपहर शाम रात से हम टमाटर ही खा रहे? दैट इज अ सप्लाई कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम सर। तो ये क्यों नहीं देखा जाता? एंड इट हैज नथिंग टू डू विद द इंटरेस्ट रेट। टमाटर का रेट जो है इंटरेस्ट उसमें नहीं है। मैं क्यों लोगों को इतना महंगा कर दो, इतना महंगा, ये मेरी मिसाल। जी देखिए, एग्रीकल्चर में तो बहुत क्राइसिस आया इस साल कि हमारी जो फ्लैट और नहीं माइनस होगी, -13% जो बड़ी कैश क्रॉप्स थी वो नहीं हुई। और उसमें पॉलिसी की जो आपने बात की, पॉलिसी की खामियां भी बहुत थी कि सपोर्ट प्राइस हटा दी, एकदम हटा दी। इस तरह नहीं करते, ग्रेजुअली करते, बताते अगले 2-3 साल में करना चाह रहे हैं, उससे फ़र्क होता। हम कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं, अब हम सुना है कि आज की खबर है कि शुगर दोबारा वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंपोर्टिंग शुगर। आई मीन दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज वे ऑफ लुकिंग एट अ कंट्री जहाँ एग्रीकल्चर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। कि आपकी एग्रीकल्चर इकोनॉमी कहलाती है सर, और वहाँ पे आपकी बेसिक जो ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ है, फूड सिक्योरिटी, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर हम दाल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम खाने की खुर्दनोश की चीज़ें भी इंपोर्ट कर रहे हैं, वो मुल्क जो पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को, पूरे हिंदुस्तान को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ये हाल हो गया। तो इसका मतलब भी ये हो गया कि हमने इन्वेस्ट नहीं किया, वाटर रिसोर्सेज में इन्वेस्ट नहीं किया। क्लाइमेट चेंज इज़ अनदर बिग प्रॉब्लम जिस पे बात नहीं होती। क्लाइमेट चेंज, अच्छा अब करते क्या है, सोलर पे 18% GST लगा दिया सोलर पैनल्स पे। अब थोड़ा शायद सुना है कि कम कर दिया 10 तक, लेकिन वो भी ज़्यादा है। तो ये पॉलिसी जो इनकन्सिस्टेंसी है, जैसे कहा जाता है, एक तरफ ये करो, दूसरी तरफ उसका नफ़ी कर दो, तो ये हो क्या रहा है ये समझ नहीं आती, ये प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा, और जो मैं बात कर रहा था इस वक्त, हमें कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जनाब एक्सपोर्ट प्रोसीड बढ़नी चाहिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो हमारे सेक्टर्स हैं उनको आप बड़ा बेनिफिट दें, लेकिन जब कॉस्ट ऑफ डूइंग इतना महंगी होगी, बिजली, ईंधन, तेल, ये सब चीज़ें महंगी होंगी, तो हम क्या एक्सपोर्ट करेंगे और क्या इंटरनेशनली कम्पीट करेंगे? कुछ नहीं कर सकते फिर तो। दूसरा ये कि पिछले दिनों पहले कोई इस ईरान और इसराइल के जंग से पहले हमने देखा था पेट्रोल की कीमत नीचे आ गई थी, लेकिन वो पास ऑन नहीं की क्योंकि उस पर फेडरल ड्यूटी लगी हुई थी। वो हुकूमत को फ़ायदा हो गया, आवाम को फ़ायदा नहीं हुआ, इंडस्ट्री को फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो जो इनपुट है जो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में या इवन डोमेस्टिक एक्सपेंशन के लिए, वो आपने कर्टेल किया हुआ है। और अब पिछले कुछ दिनों में कीमत बढ़ती जा रही है, और बल्कि अभी जो है 15 तारीख को इन्होंने कीमत बढ़ाई भी थी। और अभी से हमें पता है वैसे आप इस मिडिल ईस्ट क्राइसिस को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो अगर वहाँ पे सप्लाई रुकती है तो फिर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा, और पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए बहुत यकीनन एक बड़ा एक प्रॉब्लम होगा। देखिए, मेरे ख्याल ये तो वादे है, किसी को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। ट्रंप का इसमें बहुत बड़ा एक किरदार है, अच्छा बुरा किस तरह का होता है, किस तरह की एक्शन लेते हैं। अभी तो वो तहम्मुल से ले रहे हैं, अभी तो वो सिर्फ अल्फाज की जंग चल रही है अमेरिका और ईरान के दरमियान। इसराइल और ईरान की जंग में तो बहुत तबाही भी मची है, इसमें कोई शक नहीं। इसराइल ने हमला किया है और किए जा रहा है, ईरान जिस हद तक अपनी दिफा कर सकता है वो कर रहा है। अब मसला ये आ जाएगा कमोडिटी प्राइस, ख़ास तौर पे तेल। अब मुझे नहीं मालूम कि अगर ईरान की सलाहियत है कि वो हॉर्मुज़ को बंद कर सकेगा तो कुछ दिनों तक तो तेल की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन बाकी देखें, आप जितना भी तज्जिया कर लें, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट नेक्स्ट, इट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। मैं तो ये बल्कि कहूँगा कि ईरान और इसराइल के हाथ में भी नहीं है। इसमें बहुत सारे ममालिक इन्वॉल्व हैं और सारी दुनिया पर इसका बहुत सख्त असर पड़ेगा। तो यानी जंग छेड़ना जो है वो आप वो आसान में होता है, आसान है। जंग रोकना जो है वो फिर। और अक्सर ये सवाल उठाया जाता है, ओके व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, इसका क्या जवाब है? व्हाट हैपेंस, चले आप जीत भी गए, जो कोई हार जीत पता नहीं, बट एट व्हाट कॉस्ट एंड हाउ एंड व्हाट हैपेंस, आप क्या करेंगे? क्या ईरान चला जाएगा, तबाही हो जाएगी? हो रही है तबाही, लेकिन फिर क्या होगा? तो ये जियोपॉलिटिकल सवाल हैं जिनका बिल्कुल मईशत से बहुत गहरा ताल्लुक है, और दुनिया भर की मईशतों का। चाइना पे असर पड़ेगा, रूस पे असर पड़ेगा, अमेरिका पे भी पड़ेगा, और इस खित्ते में तो बहुत ज़्यादा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सैयद अकबर जैदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ज़ाहिर है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बजट की हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन जो IMF प्रोग्राम को भी हम हमेशा बुरा कहते हैं, लेकिन जहाँ पर बात की जाती है, IMF अगर कहता है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेकर आएँ, अपनी मईशत को मुस्तहकम करें, मुआशी क़िबला दुरुस्त करें, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आएँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ आएँ, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो हमें ख़ुद अपने तौर पर करना होंगी और करना चाहिए।